अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर जो आज हमारे पास टॉपिक है वेपर प्रेशर। हम लास्ट लेक्चर में एवेपोरेशन पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको एवेपोरेशन समझ आ गई थी या आपको पहले से ही आती है तो बहुत अच्छी बात है। आज का ये जो टॉपिक है वेपर प्रेशर, इसके अंदर हम असल में वही एवेपोरेशन वाले ही टॉपिक्स जो होंगे उनको दोबारा से रिकॉल करेंगे। अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो आज का टॉपिक आपको समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था कंडेंसेशन। उस टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत उसका बताया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंडेंसेशन और एवेपोरेशन, इन दोनों चीज़ों का आज समझ लें कि एक मिक्सचर है जो हम वेपर प्रेशर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर एक डेफिनेशन लिखी है, थोड़ी शॉर्ट करके ईजी करके। आपकी बुक में उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, तो आपने याद वहीं से करना है। मैं हर दफ़ा जैसे कि आपको कहता हूँ कि याद आप बुक से करोगे, हम यहाँ पर सिर्फ समझेंगे कि वो जिस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो होता क्या। जैसे वेपर प्रेशर है तो हम सिर्फ समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, याद आप अपनी बुक से करेंगे। तो मैंने बोर्ड पर एक डेफिनेशन लिखी है वेपर प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ये वेपर्स जो होंगे ये किसके होंगे, उस लिक्विड के होंगे जिस लिक्विड को हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम पर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर्स का प्रेशर होगा, ठीक है, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम आप स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम हम कहते हैं जहाँ पर कोई सी दो प्रोडक्ट्स के रेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर हम कंडेंसेशन और एवेपोरेशन पढ़ेंगे, तो कंडेंसेशन और एवेपोरेशन जब दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। उस चीज़ को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उस टाइम पर उस टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा वेपर्स का उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो इसको समझते हैं डायग्राम्स की मदद से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम क्या होते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूं बहुत सिंपल सी। ये एक बीकर है जिसके अंदर एक कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, और ये एक कंटेनर है जिसको हमने क्लोज़ किया हुआ है, इसके अंदर भी कोई सा एक लिक्विड है। अब ये देखें, ये दो बीकर्स हैं यानी कि दो सिस्टम है। इसको हम कहेंगे ओपन सिस्टम। क्यों ओपन सिस्टम कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये ऊपर से खुला हुआ है, तो इसकी जो लिक्विड की सरफेस होगी वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होगी। लेकिन ये वाला जो कंटेनर होगा जिसके अंदर हमने किसी लिक्विड को रखा हुआ है, ये ऊपर से बंद है, क्लोज है, और इसके अंदर जो लिक्विड की सरफेस है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब ये जो वेपर प्रेशर होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अटेन कर सकते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर। और ऐसा आप इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम में हमने यही बात पढ़ी थी ना कि क्लोज सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन की जा सकती है, ओपन सिस्टम में नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब शुरू करते हैं वेपर प्रेशर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एवेपोरेशन के अंदर कि एक लिक्विड है जिसको हमने टेम्परेचर दिया थोड़ा सा, या जितना उसको टेम्परेचर रिक्वायर था उतना उसको टेम्परेचर मिला, और उस टेम्परेचर के बाद उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एस्केप कर गए, जिसको हमने कहा था एवेपोरेशन। अब समझ लें कि एवेपोरेशन हो रही है और ये सिस्टम, ठीक है, एवेपोरेशन हो रही है मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से ये एस्केप कर रहे हैं, इस चीज़ को हमने कह दिया एवेपोरेशन। अब आप ये देखें कि ओपन सिस्टम के अंदर वेपर प्रेशर क्यों नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो वेपर्स निकल रहे हैं, जो मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, वो तो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और हवा के साथ मिक्स हो जाएंगे, यानी कि बाहर चले गए, तो वो वापस से तो उस सरफेस पर नहीं आएंगे। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वेपोरेशन हो रही है और वो वापस उसी जगह पर आ रहे हैं वापस, या कहीं और भी जा रहे हैं, तो हम उस टाइम पर हम यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर हम इक्विलिब्रियम को स्टडी नहीं कर सकते। अब अगर आप सोचें कि मैं एक ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको हमने कर दिया ऊपर से क्लोज़। यहाँ पर कोई लिक्विड था जिसके ये ऊपर सरफेस पर मॉलिक्यूल्स थे, मैं थोड़े से बना रहा हूँ बस। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एस्केप हो रहे हैं, यानी कि इनकी एवेपोरेशन हो रही है। और ये एवेपोरेशन में मैं दोबारा से नहीं जाऊँगा क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में इसको स्टडी कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट बस बता रहा हूँ कि एवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं। अब ये एवेपोरेट होकर जाएंगे कहाँ पर? जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ को जाएंगे। अब ऊपर से हमने इसको किया हुआ क्लोज़, तो ये जो ऊपर इसके लिड होगा या कोई भी ढक्कन होगा, कुछ भी होगा, ये मॉलिक्यूल्स इधर जाकर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स इधर आकर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये जो टाइम हुआ इसको टेम्परेचर मिला इस लिक्विड को और ये एवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पर इस सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ क्या हो रही है? एवेपोरेशन हो रही है।
सिर्फ़ और सिर्फ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन हमने इसी चीज़ को कहा था ना कि सरफेस लिक्विड की सरफेस पे से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बाहर निकलना एवेपोरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अभी एवेपोरेशन हुई है। उसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन क्या होती है? जिसके अंदर लिक्विड से गैस फेज़ में कन्वर्ट होना, उसका ऑपोजिट, यानी कि ये लिक्विड से गैस फेज़ में कन्वर्जन हो रही है ना, मॉलिक्यूल्स की वो वेपर फॉर्म में आ रहे हैं, इसको हमने कहा एवेपोरेशन। इसका ऑपोजिट कर लें, गैस फेज़ से लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन। तो अभी यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाएंगे तो ये जो इसके ऊपर मॉलिक्यूल इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, ये अब आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर ये समझ लें, मैं अगर आपको गुलाबी उर्दू में बताऊं तो ये इकट्ठे होकर वहाँ पर आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से वो पानी बन जाएगा और वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपने अगर देखा होगा घर में कोई बर्तन होता है या कोई भी, यानी कि आपके घर में जो खाना वगैरह बनता है प्रेशर कुकर में या किसी भी बर्तन में, तो ऊपर हम उसके ढक्कन रखते हैं। जब वो उसको उठाया जाता है तो आप देखते होंगे वो सारा गीला हुआ होता है। अब वहाँ पर आपको छोटे छोटे वेपर्स तो नहीं नज़र आते ना, पानी नज़र आता है, वो एकदम से सारा इकट्ठा होकर नीचे भी गिरता है। सेम इसी तरह से हमने ऊपर बंद किया हुआ है, तो ये वेपर्स ऊपर जा रहे हैं और इकट्ठे होकर ये पानी बन रहे हैं। अब ठीक है, वो इकट्ठे हो गए मॉलिक्यूल्स, तो दोबारा से ये लिक्विड बन चुके हैं। पानी मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पानी रखा, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो उसके जो वेपर्स गए हैं, पहले वो गैस फेज़ में थे, ऊपर गए, अब गैस फेज़ से वो दोबारा से इकट्ठे होकर लिक्विड स्टेट बनकर अब नीचे आएंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन नहीं हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि गैस फेज़ से दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस चीज़ को हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो एवेपोरेशन के साथ साथ अब कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में एवेपोरेशन थोड़ी थी, कुछ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हुए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहा एवेपोरेशन भी बढ़ती रही, ठीक है। एक टाइम आया कि एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, कंडेंसेशन अभी भी ज़ीरो थी। फिर कुछ एक टाइम आया जिसके बाद मॉलिक्यूल्स नीचे आना शुरू हुए, लेकिन पहले 1 2 3 करते करते, यानी कि बहुत कंडेंसेशन का जो रेट था स्टार्टिंग में बहुत कम था, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता गया। अब क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा था कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। ये 8 मॉलिक्यूल जो थे वो एक साथ ही नहीं एवेपोरेट हो गए, पहले एक मॉलिक्यूल एवेपोरेट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुए, इस तरह से, ठीक है। तो वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद जब कंडेंसेशन स्टार्ट हुई, पहले एक मॉलिक्यूल नीचे आया, फिर 2 इकट्ठे आना शुरू हो गए, फिर 3 इकट्ठे आना शुरू हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंक्रीज़ हो रही थी कंडेंसेशन, ठीक हो गया जी। तो जैसे एक टाइम एक ऐसा आएगा जहाँ पर जिस टाइम पर जिस टेम्परेचर पर क्या होगा कि जितने मॉलिक्यूल एवेपोरेट होकर ऊपर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंसेशन के थ्रू नीचे भी वापस आ रहे हैं, लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी एवेपोरेशन हो रही है, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, यानी कि कंडेंस होकर वापस से लिक्विड में भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से समरी इसकी कर सकते हैं कि लिक्विड स्टेट से जितने मॉलिक्यूल्स गैस फेज़ में कन्वर्ट हो रहे थे बाय एवेपोरेशन, अब एक टाइम पर ऐसा हुआ है कि उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस फेज़ से कन्वर्ट होकर दोबारा से लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं थ्रू कंडेंसेशन, ठीक है। ये जो टाइम होगा जहाँ पर एवेपोरेशन इक्वल हो जाएगी किसके? कंडेंसेशन के। एवेपोरेशन इक्वल हो चुकी है कंडेंसेशन के, इस टाइम को हम कहेंगे, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे, यानी कि स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो चुकी है, एक हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर भी है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, कंडेंसेशन भी हो रही है, एवेपोरेशन भी हो रही है। अब यहाँ पर अभी तक वेपर प्रेशर नहीं आया, ठीक हो गया। अब मैं इसको ज़रा आपको बताता हूँ। पहले जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में ही हमने पढ़ा था उसके बारे में, प्रेशर के बारे में, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका प्रेशर क्या चीज़ होती है। तो अब आप ये देखें दोबारा से, ये लिक्विड सरफेस थी और अब ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ को भी आ रहे थे, जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे, ठीक हो गया। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा जो कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस आया, तो ये जब इस सरफेस के साथ आकर ये टकराएगा, यानी कि मॉलिक्यूल वापस आया और इस सरफेस के साथ आकर जब ये टकराएगा, तो हमने उसके अंदर यही बात पढ़ी थी ना कि जब कोई मॉलिक्यूल किसी कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है।
और किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर स्ट्राइक करता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ इक्वल टू प्रेशर। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा गैस का जो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, ये इस एरिया पर आकर स्ट्राइक कर रहा है। इस एरिया पर आकर स्ट्राइक करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक फ़ोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ इक्वल टू प्रेशर। यानी कि ये इस वेपर का प्रेशर जो है उस मॉलिक्यूल उस लिक्विड के सरफेस पर आकर लग रहा है, और ये उसी टाइम होगा जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर किसका है? उस लिक्विड का। अगर हम पानी लिया हुआ है हमने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पानी के जो वेपर्स होंगे वो जब कंडेंस होकर वापस से उस सरफेस पर आकर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा हम कहेंगे ये पानी का वेपर प्रेशर है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इस पर वेपर प्रेशर पर, और ये बहुत सिंपल से हैं, ये मैं आपको बस वैसे ही ओरली बता देता हूँ। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड, अगर वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर पोलर हैं, पोलर में आपको पता है कि उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उनका बाहर निकलना उतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे, तो वो स्केप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से करेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा तो उनकी एवेपोरेशन मुश्किल होगी, एवेपोरेशन मुश्किल होगी तो वेपर प्रेशर भी जाहिर सी बात है देर बाद आएगा और बहुत थोड़ा आएगा। तो इसलिए जो नेचर ऑफ लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वेपर प्रेशर जो है उस पर डिपेंड करता है। और वो इसलिए क्योंकि अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वेपर प्रेशर इफ़ेक्टेड होगा, यानी कि थोड़ा होगा। और इसी तरह से अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक और डिपेंडेंट टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा देंगे एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतनी ही कंडेंसेशन भी फिर ज़्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। जितना साइज़ छोटा होगा एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जल्दी अपनी एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी गेन करेगा और एवेपोरेट हो जाएगा। अगर साइज़ मॉलिक्यूल का बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो टाइम लेगा थोड़ा सा, तो इसलिए एवेपोरेशन भी स्लो होगी, फिर कंडेंसेशन भी स्लो होगी और अल्टीमेटली वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक है टेम्परेचर, एक है नेचर ऑफ लिक्विड और एक है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इस पर, वेपर प्रेशर जो है इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो या मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन नीचे मौजूद है। अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।